Good evening, students. Welcome to our platform. We are regularly discussing the paper of HTET, previous year exams. And today we are discussing about the questions in 2022 paper. Let's start solving the questions. Which of the following is not a xerophytic adaptation to reduce transpiration? ये कहता है कि ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए इनमें से कौन सी अडेप्टेशन जीरोफाइटिक प्लांट के लिए नहीं है। नोट पूछा इसने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेम टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि स्टेम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसा होता है, जनरली फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है लीव्स, क्योंकि लीव्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल जनरली। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ हेयर इन स्टोमेटल पिट। स्टोमेटल पिट के अंदर हेयर का प्रेजेंट होना। जैसे हम स्टोमेटा के अंदर पढ़ते हैं कि स्टोमेटा में जनरली हेयर्स नहीं होते, उनमें एपिडर्मल सेल होती है, गार्ड सेल्स होती हैं जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेंगे। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस कि लीफ सरफेस के अंदर केराटिन की लेयर, केराटिन एक प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वैक्सी लेयर ऑन लीफ सरफेस कि लीफ सरफेस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। तो ये चार स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सी अडेप्टेशन ट्रांसपीरेशन के लिए? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस through stomata in the form of water vapor is known as transpiration. पानी का लीफ सरफेस से बाहर निकलना स्टोमेटल पोर की हेल्प से। तो इसमें जो पहली अडेप्टेशन हमें दी हुई है ना, फर्स्ट अडेप्टेशन, वो है फाइलोक्लेड की। किसकी है? फाइलोक्लेड एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये स्टेम और लीव्स दोनों की मॉडिफिकेशन है। जनरली क्या होता है, स्टेम के ऊपर लीव्स पाई जाती हैं और लीव्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। बट फाइलोक्लेड में क्या है, ये जीरोफिटिक अडेप्टेशन है। क्या है? जीरोफाइटिक अडेप्टेशन है प्लांट्स के अंदर। जिसमें स्टेम मॉडिफाई हो जाएगा लीव्स की फॉर्म में। किसमें? लीव्स की फॉर्म में। और जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी स्पाइन्स के अंदर या थोन्स के अंदर, कांटों में चेंज हो जाएंगी। अब कांटों में चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, इस वजह से लीफ सरफेस एरिया कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। साथ में जो स्टोमेटा है वो भी नहीं होंगे। स्टोमेटा डू नॉट ओपन एट ऑल। अब स्टोमेटा खुलेंगे ही नहीं, और खुलेंगे नहीं तो क्या होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो इससे जो वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो क्या हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा। तो यही तो प्रोसेस ट्रांसपीरेशन थी। तो ट्रांसपीरेशन रिड्यूस हो गया ना, यानी ये अडेप्टेशन जो फाइलोक्लेड वाली अडेप्टेशन है वो ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करती है। तो हमें पूछा नोट नहीं करती जो, तो ये तो आंसर नहीं होगा अपना। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ हेयर इन स्टोमेटल पोर पिट। तो स्टोमेटल पिट के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक स्टोमेटा होते हैं सनकन स्टोमेटा। कौन से? सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर। केराटिन जो प्रोटीन है ना, केराटिन प्रोटीन, वो एक टाइप की फाइब्रस प्रोटीन है। केराटिन एक क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। और ये फाइब्रस प्रोटीन जनरली एनिमल्स का कैरेक्टर है। तो ये पाई जाती है हेयर्स के अंदर, नेल्स के अंदर, या जो एक्जोस्केलेटन की स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर पाई जाती है केराटिन लेयर। ये प्लांट्स का कैरेक्टर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है,
नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वैक्सी लेयर। हाँ, ये क्यूटिकल लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल, जो लीफ सरफेस के ऊपर पाई जाती है। तो ये जीरोफिटिक प्लांट का एडेप्टेशन है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस। ये गलत है क्योंकि केराटिन जो लेयर है वो एनिमल्स का कैरेक्टर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है जिसका फंक्शन होता है डीएनए पैकेजिंग। क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग करती है ये। और ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है? बेसिक नेचर। तो इसमें दो अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। कौन कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन। ये दोनों ही अमीनो एसिड बेसिक होते हैं। और ये बेसिक जो अमीनो एसिड हैं वो किस में मिलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन के अंदर मिलेंगे। ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ हिस्टोन इज लेस देन 7। लेस देन 7 जिसका पीएच होता है उनको बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? उनका नेचर होता है एसिडिक। बट अब मैंने बताया कि जो बेसिक नेचर की प्रोटीन है, हिस्टोन एक बेसिक नेचर की प्रोटीन है, तो उसका पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर तो हमारा यही होगा। आगे और देखते हैं हम। एन ओक्टामर ऑफ हिस्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। अब हम देखते हैं ओक्टामर क्या है, हिस्टोन ये न्यूक्लियोसोम क्या है। तो हिस्टोन का जो एक ओक्टामर है ना वो ऐसे होता है, और ये कुछ कुछ दूरी पे सोलेनोइड की तरह, ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं। और जो डीएनए है वो इसके ऊपर आके लिपटेगा। डीएनए क्या होगा? इसके ऊपर आके ऐसे रैप हो जाएगा, यूं। यूं रैप हो जाएगा इसके ऊपर, ऐसे। तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब जैसे एक हिस्टोन मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे गोल गोल नीचे तक चले जाएंगे और उनके ऊपर डीएनए लिपटता रहेगा। तो एक सोलेनोइड की तरह स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर बनेगी। और यही बाद में कॉम्पैक्ट होके क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन बनाएंगे। तो ये एक जो येलो कलर का स्फीयर मैंने बनाया है वो है हिस्टोन ओक्टामर। क्या है वो? हिस्टोन ओक्टामर है। इस ओक्टामर का मतलब होता है, ओक्टा मीन्स होता है 8, मर मीन्स यूनिट। तो इसके अंदर 8 यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 5 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इन 5 अलग अलग टाइप के प्रोटीन के 8 क्या होते हैं? मॉलिक्यूल हैं। उन्हीं को मिला के हम बोलते हैं हिस्टोन ओक्टामर, ठीक है। और ये इसके ऊपर लिपटा हुआ है डीएनए। अब डीएनए और हिस्टोन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनी है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम में करीबन 200 बेस पेयर आते हैं डीएनए के, करीबन, और करीबन 2.25 राउंड लगते हैं रैप होने में। यानी डीएनए पूरे 2 राउंड नहीं ले पाता, उससे पहले ही आगे चला जाता है। और ये जो बीच में डीएनए है उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। ये जोड़ने वाला डीएनए है लिंकर डीएनए। ओके, नेक्स्ट है 5 टाइप ऑफ हिस्टोन आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग में देखो ये 5 टाइप की ही तो हिस्टोन इन्वॉल्व है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर रहेगा अपना सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है? किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे होते हैं यूनिसेल्यूलर। कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर, जिनमें सिर्फ एक ही सेल है। और ये सारे के सारे होते हैं प्रोकैरियोट। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, पुराने टाइप का न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिसमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस है वो सारे ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे? किंगडम मोनेरा में आएंगे। तो इस
उसका जनरली जो एग्जाम्पल है ना वो रहता है बैक्टीरिया। कौन रहता है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया। अब हमें पहला ऑप्शन दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया किसके अंडर आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं, ये तो सही है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा। ये भी किसके अंडर आते हैं? यूबैक्टीरिया के मोनेरा में। स्लिम माउल्ड्स, स्लिम माउल्ड्स हैं वो किंगडम मोनेरा में नहीं आते, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होते, यूकैरियोटिक होते हैं, और ये आते हैं प्रोटिस्टा में। किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आएंगे। फिर है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया है, और जो आर्की बैक्टीरिया है वो भी किसका हिस्सा है? किंगडम मोनेरा का। तो आंसर रहेगा हमारा थर्ड। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द असेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हमें पूछा है असेंशियल पार्ट कौन से होंगे फ्लावर के, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले फ्लावर क्या है। फ्लावर के अंदर दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं नॉन असेंशियल वर्ल। क्या बोलते हैं? नॉन असेंशियल वर्ल। और दूसरे हैं असेंशियल वर्ल। जो नॉन असेंशियल वर्ल है उन्हीं को ही बोला जाता है असेसरी वर्ल। ये असेसरी है। और ये है रिप्रोडक्टिव वर्ल। जो गैमेट्स बनाएंगे वो वाली स्ट्रक्चर क्या है? असेंशियल वर्ल है। तो इस नॉन असेंशियल के अंदर दो पार्ट आते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। कौन कौन? कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स आर द ग्रीन कलर्ड लीव्स विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। उसके चारों ओर से घेरे रखेंगी और साथ में फोटोसिंथेसिस भी करेंगी। जो हरे रंग की पत्तियां हैं, इन्हीं के हर एक मेंबर को बोला जाता है सेपल्स। क्या बोला जाता है? सेपल्स। ऐसे ही कोरोला क्या है? रंग बिरंगी पत्तियां हैं, कलर्ड लीव्स हैं जो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगी। इनके हर मेंबर्स को बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो सेपल्स और पेटल्स दोनों किस में आएंगी? नॉन असेंशियल पार्ट में आएंगी। हमें पूछा है एसेंशियल पार्ट, यानी पेटल्स नहीं आएगा, ठीक है, और सेपल्स भी नहीं आएगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं अब तक। नेक्स्ट है असेंशियल वर्ल। इसमें फिर दो आते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। क्या आते हैं? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल पार्ट है फ्लावर का। क्या है? ये मेल पार्ट है, मेल गैमेट बनाएगा। इसके हर मेंबर को बोला जाता है स्टेमन। ऐसे ही गाइनोसियम फीमेल पार्ट है जो फीमेल गैमेट बनाएगा, फीमेल पार्ट है। और ये जो फीमेल पार्ट है इसके हर मेंबर को बोला जाता है पिस्टल। क्या बोला जाएगा? पिस्टल। या फिर बोल सकते हैं हम कार्पल। तो कार्पल, पिस्टल या स्टेमन, ये असेंशियल पार्ट है। तो पिस्टल और स्टेमन ये दोनों ही क्या है? असेंशियल पार्ट है। तो आंसर आएगा बी एंड डी। आंसर आएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other three are correct? नोटोकॉर्ड के बारे में पूछा है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नरुकॉर्ड को ही नोटोकॉर्ड बोलते हैं। किसको? नरुकॉर्ड को। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चली जाती है हमारे अंदर। बट सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड भी है और वर्टिब्रल कॉलम भी है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कोर्डेटा में तो आते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड तो है बट उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। तो जितने भी कोर्डेट्स हैं, क्या है? कोर्डेट्स, वो सारे कोर्डेटा दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उनको क्लासीफाई कर दिया। किस बेस पे? कि उनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ रहेगी या फिर कुछ लाइफ स्टेजेस में रहेंगी, ठीक है। जिनमें थ्रू आउट लाइफ नहीं रहेगी उनको बोल देते हैं प्रोटोकोर्डेटा। क्या बोल देते हैं? प्रोटोकोर्डेटा, पुराने टाइप के हैं। फिर है यूकोर्डेटा। ओके, अब इस प्रोटोकोर्डेटा में फिर दो आते हैं, यूरोकोर्डेटा एंड
यूरोकोर्डेटा एंड सीफेलोकोर्डेटा, ऐसे है। ये दो ग्रुप आएंगे प्रोटोकोर्डेट्स में। यूकोर्डेटा में आएंगे मेनली वर्टिब्रेटा। क्या आएंगे? वर्टिब्रेटा। एक क्लास और आती है साइक्लोस्टोमेटा। अब इन वर्टिब्रेटा को कि उनमें जबड़े हैं या नहीं है, अगर जबड़े नहीं है तो बोल देते हैं एगनेथा। क्या बोल देते हैं? एगनेथा। और जिनमें जबड़े हैं उनको बोल देते हैं गनेथोस्टोमेटा, यानी इनमें जो हैं, जबड़े हैं। अब इनको फिर आगे डिवाइड करेंगे कि जिनमें फिन्स है कि लिम्ब्स हैं। फिन्स मतलब वो जो जैसे मछलियों में अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है, आउट ग्रोथ है, उनको फिन बोला जाता है। तो जिनमें फिन है, फिन मतलब पीसीज, ठीक है, मछलियाँ आती है इसमें। सारी फिश किस में आएंगी? पीसीज ग्रुप में आएंगी। ऐसे ही जिनमें लिम्स हैं, लिम्स मतलब हाथ पैर हैं, ठीक है, उनको एक ग्रुप में बांटा गया है टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, जिनमें चार हाथ पैर हैं, ठीक है। अब इन टेट्रापोडा को फिर अलग बांटा गया है एम्फीबिया, जो जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। रेप्टिलिया, जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। और एव्स, पक्षी जो उड़ते हैं। और मेमलिया, जिनमें मेमरी ग्लैंड होती है, वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशन के लिए दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रुप बांटे गए हैं। ये पूरा कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं हम क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है नोटोकॉर्ड के लिए। तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एस्कीडियन लार्वा। एस्कीडियन लार्वा, एस्कीडिया आता है यूरोकोर्डेटा का हिस्सा है। कौन है? यूरोकोर्डेटा। तो एस्कीडिया इसका एक एग्जाम्पल है। एस्कीडिया जिसके अंदर थ्रू आउट लाइफ क्या नहीं मिलती? नोटोकॉर्ड नहीं मिलती, नरोकॉर्ड नहीं मिलती। तो उसमें केवल लार्वल स्टेज के अंदर रहेगी, ठीक है, लार्वल स्टेज में रहेगी। तो एस्कीडिया के अंदर टेल में होती है सिर्फ, और वो भी लार्वा में होती है, अडल्ट एस्कीडिया में नहीं होती। ये बात इसकी सही है, बट हमें पूछा है रोंग स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, रोंग स्टेटमेंट के लिए पूछा गया है। ये तो सही है। नेक्स्ट, इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट टोड। टोड किस में आता है? टोड आता है एम्फीबिया में। किस में आएगा? एम्फीबिया के अंदर आएगा। और टोड एक फ्रॉग की स्पीसीज है, फ्रॉग के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, इट इज नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ड्रिक थायस। सुनो अभी, जो पीसीज मैंने बताई है मछलियाँ, ये पीसीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनका एंडोस्केल्टन कार्टिलेज से बना है या फिर बोन से बना है। तो जिनका एंडोस्केल्टन कार्टिलेज से बना है उन्हीं को बोलते हैं हम कॉन्ड्रिक थायस। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिक थायस। कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, और ओस्टिक थायस, ओस्टियो मीन्स बोन। तो ओस्टिक थायस आती है बोनीफिशिज। तो बोन्स इसमें पीसीज के अंदर तो थ्रू आउट लाइफ ही रहेगी, वर्टिब्रल कॉलम भी है उसमें, तो ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत होगी, क्योंकि इसने नोट बोला हुआ है, ठीक है। तो आंसर हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो यही होगा। नेक्स्ट है, इट परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सस एंड एक्सटेंड टू फॉर्म हेड टू टेल। एम्फियोक्सस आता है साइक्लोस्टोमेटा का हिस्सा है, जो कि यूरोकोर्डेटा में आता है। ओके, तो इनमें थ्रू आउट लाइफ क्या रहती है? वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। ये कहता है आयरन जो कि अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो ग्रीन वेजिटेबल के अंदर पाया जाता है। तो ये बात सही है, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल है उनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट, जिंक इज वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी। जिंक भी अपनी बॉडी के लिए जरूरी है, कुछ एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी को चलाने के लिए एज ए कैटलिस्ट जिंक का यूज होता है। तो ये भी सही है, बट ट्रेसेस का मतलब है बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, सही है। नेक्स्ट, फैट मिनरल आर नॉट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ बैलेंस्ड ह्यूमन डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट के लिए ये कहता है फैट और मिनरल इसके कंपोनेंट नहीं है। तो जो भी बैलेंस डाइट होती है,
बैलेंस्ड डाइट के अंदर 6 अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, फिर आते हैं प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ये 6 कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं? बैलेंस डाइट तैयार करते हैं। तो बैलेंस डाइट का हिस्सा है फैट और मिनरल्स। तो ये स्टेटमेंट हुई गलत। गलत हुई तो हमें गलत ही स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है द फूड दैट जनरेट एनर्जी इन द बॉडी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये सही कह रहा है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों ही एनर्जी कंपोनेंट है बॉडी के अंदर, जिनके टूटने से एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है? ग्रीन मैन्योर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन से, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनेगी ग्रीन मैन्योर, जिसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा। हमें इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो पहली स्टेटमेंट है ग्रीन मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। अभी अभी बताया मैंने, ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत सारा होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर इज प्राइमरीली यूज्ड टू एनरिच द सोइल इन फॉस्फोरस। अभी इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो है बट फॉस्फोरस नहीं है, क्योंकि ये सेडिमेंट्री एलिमेंट है जो रॉक्स के अंदर जनरली पाया जाता है। इसके लिए हम प्लांट को अलग से पोटास या फिर NPK ऐसे फर्टिलाइजर डाल के फॉस्फोरस की अमाउंट को फुलफिल करते हैं सॉइल के अंदर। बट ग्रीन मैन्योर इसके लिए नहीं है, ग्रीन मैन्योर इसके लिए नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हुई गलत और आंसर हुआ हमारा बी। नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं। ग्रीन मैन्योर इज द अनडिकम्पोज्ड। अनडिकम्पोज लिखा है, पर मैंने अभी बताया था ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस से तैयार होती है ग्रीन मैन्योर, तो ये स्टेटमेंट भी अपनी क्या है? गलत है। तो आंसर हुआ बी और सी। आंसर रहेगा बी और सी सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स दैट मेंटेन मैरो सेल्स आर कॉल्ड। मैरो सेल को मेंटेन करने के लिए कौन सी सेल है? मैरो क्या है? मैरो है बोन मैरो। क्या है? बोन मैरो। बोन्स अंदर से होलो होती है, खोखली होती है, उसकी लाइनिंग पे बहुत सारी सेल्स हैं जिनका काम होता है हीमोपोइसिस। क्या काम होता है? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो ह्यूमन में या किसी अदर एनिमल में जो ब्लड बनता है वो ब्लड बनेगा बोन मैरो के अंदर, हड्डियों के अंदर बनेगा, और उनको जो बनाने वाली सेल है वो मैरो सेल है। अब बोन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ओस्टियो। क्या ये वर्ड यूज किया जाता है? ओस्टियो। और सेल के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है साइट। तो ओस्टियोसाइट सेल ही क्या करेगी? मैरो सेल को मेंटेन करेगी। तो आंसर होगा ओस्टियोसाइट सेल। कॉन्ड्रो मीन्स होता है कार्टिलेज, तो कार्टिलेज की जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। जैसे ओस्टियो इसमें भी आया है, ये बोन के लिए है, बट इसमें सेल साइट नहीं आया, इसमें क्लास्ट आया। क्लास्ट होता है फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल, जो किसी सेल को खा जाती है, उनको बोलते हैं हम फेगोसाइटिक सेल। ये फेगोसाइटिक सेल क्लास्ट सेल होती है, तो ये बोन्स की सेल को खाने वाली सेल है। ऐसे ही मैरोक्लास्ट, ये बोन मैरो को खाने वाली सेल्स हैं, यानी उनको खत्म कर देगी, मार देगी। तो आंसर होगा हमारा ओस्टियोसाइट सेल। नेक्स्ट है प्लांट विद जीनोटाइप WWXX। ये जीनोटाइप दिया हुआ है हमें, WWX_x, Y_y एंड ZZ। ये किसी प्लांट का जीनोटाइप है और बोला है कि इसको क्रॉस करवाना है सेम इसी प्लांट से, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसमें सेम फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, तो उनके जीनोटाइप भी सेम रहेंगे। तो जीनोटाइप रहेंगे यही सेम। अब इनसे गैमेट कितने बनेंगे? इससे गैमेट अगर हमें बनाने हैं तो एक W लेते हैं पहले, फिर एक X लेते हैं, फिर एक Y लेते हैं,
फिर एक जेड ले लेते हैं, एक गैमेट तो ये हुआ, ठीक है। ऐसे ही दूसरा गैमेट ये डब्ल्यू लिया जा सकता है, फिर एक स्मॉल एक्स, फिर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल जेड, फिर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई एंड कैपिटल जेड, तीन ही हो गए। अभी एक हो सकता है कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड कैपिटल जेड, क्योंकि डब्ल्यू और जेड तो दोनों ही कैपिटल है, बस यही डिटरमाइन करते हैं कि गैमेट कितने बनेंगे, तो 4 गैमेट बनेंगे ये वाले। ऐसे ही 4 गैमेट इसके बनेंगे, और पनेट स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, जो भी नए प्लांट बनेंगे उनके रिजल्ट तैयार कर लेंगे ऐसे। अब इसके गैमेट लिखते हैं सेम यही, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सेम गैमेट। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, यानी एक्स और वाई दोनों ही स्मॉल चाहिए हमें। तो एक्स और वाई दोनों स्मॉल ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इसमें है, ऐसे ही सेम इसमें है। तो यानी इन दोनों प्लांट का क्रॉस इस बॉक्स में करवा लेते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू यहाँ से आया, एक कैपिटल डब्ल्यू यहाँ से आया, एक स्मॉल एक्स यहाँ से आया, एक स्मॉल एक्स यहाँ से आ गया, ऐसे ही स्मॉल वाई आए दोनों, स्मॉल वाई, और कैपिटल जेड आए दोनों। यानी ये जो 16 चांसेस थे, इनमें से केवल एक चांस ऐसा होगा जिसमें ये वाला जीनोटाइप हमें मिलेगा। यानी हमें पूछा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं, पॉसिबल आउटकम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कि कितनी संभावना है, कितनी संभावना है, एक है, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 16 है। तो आंसर क्या है हमारा, 1/16, क्या आएगा, 1/16। ओके, ये टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें 4 अलग अलग टाइप के जीन्स लिए गए हैं। अगर 2 जीन लेते तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता, 1 जीन लेते तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता, 3 लेते तो ट्राई हाइब्रिड होता। ये टेट्रा हाइब्रिड है। टेट्रा हाइब्रिड में अगर सारे गैमेट्स अलग अलग बनते तो रिजल्ट है वो बहुत कुछ अलग आता, बट इसमें सिर्फ 2 ही एलील हैं, एक्स एक्स और वाई वाई, जिनसे गैमेट्स डिटरमाइन हो रहे हैं, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में। नेक्स्ट, एग्जामिन असर्शन रीजन के। असर्शन रीजन, स्पीसीज आर स्टैटिक यूनिट इन क्लासिफिकेशन। स्पीसीज क्या होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस करके और नई प्रोजनी पैदा कर सकें, उनको बोलते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज में चेंजेस आते रहते हैं, इनमें चेंजेस आएंगे, चेंजेस की वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। क्या होगा, इवोल्यूशन। वो चेंजेस किसी भी वजह से हो सकते हैं, जेनेटिकल भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। तो यानी ये एक स्टैटिक यूनिट नहीं है, ये एक डायनेमिक यूनिट है। कैसी है, डायनेमिक यूनिट है। तो ये असर्शन तो हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट है, स्पीसीज डू नॉट चेंज विद टाइम। अभी बताया मैंने, चेंजेस आते हैं तो चेंज विद टाइम, ये भी रीजन गलत है। आंसर क्या होगा, डी, असर्शन रीजन दोनों ही गलत है हमारे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल हैव परफोरेशन ऑन देयर सेल वॉल। परफोरेशन होता है उनकी वॉल के अंदर पोर्स मिलना, होल पाया जाना, ठीक है, स्लिट पाया जाना, उनको बोलते हैं परफोरेटेड सेल वॉल। अब परफोरेटेड सेल वॉल किसके अंदर होती है, जाइलम का एक कंपोनेंट है जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, उनको बोलते हैं वेसल्स। क्या बोलते हैं, वेसल्स। तो वेसल की जो दीवारें हैं उनके अंदर क्या मिलेंगी, परफोरेशन मिलेगी। बस्ट सेल, ये फ्लोएम सेल्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स को हम बस्ट सेल बोलते हैं। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड सेल होती जाइलम के अंदर टेपरिंग एंड के साथ, बट इनमें परफोरेशन नहीं होती। सीव सेल फ्लोएम का हिस्सा है जो क्या करेंगे, फूड ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लेकिन लोकोमोटरी, लोकोमोटरी होता है चलने के लिए, यानी मोटाइल स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट। ये जो तैरेंगे ना, वाटर करंट के साथ ही तैरेंगे, इनके पास खुद की कोई एबिलिटी नहीं है चलने फिरने के लिए। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, पहला बोला गया प्लूस्टोन। प्लूस्टोन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो वाटर और एयर की सरफेस पे मिलेंगे, बिल्कुल
वाटर और एयर के बीच में, यानी कोई वाटर बॉडी होगी उसके ऊपर बिल्कुल यहाँ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद चल फिर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी है, बट ये रहेंगे बिल्कुल सरफेस के ऊपर। एक है प्लैंकटन। प्लैंकटन भी बिल्कुल ऊपर रहेंगे, बट इनके पास क्या है, कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे, और जैसे जैसे वाटर चलेगा तो ये चलेंगे, नहीं तो ये वाटर के ऊपर ऐसे ही तैरते रहेंगे। प्लैंकटन्स बोलते हैं उनको। ऐसे होते हैं नेक्टोन्स। नेक्टोन्स जो फ्रीली वाटर के अंदर मूव करते हैं, फ्रीली मूव इनटू वाटर। जैसे कि जितनी सारी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मछलियां हैं, टर्टल्स हैं, वो सारे क्या हैं, नेक्टोन्स हैं। सेस्टोन क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्लैंकटन्स, जिनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, वाटर की हेल्प से ही तैरेंगे वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफली ए रबी क्रॉप। क्रॉप्स तीन टाइप की हैं, एक है रबी क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। और ये तीनों क्रॉप को क्लासिफाई किया गया है उनके सोविंग और हार्वेस्टिंग सीजन के अकॉर्डिंग, कि उनको कब बोया जाएगा और कब काटा जाएगा। तो जो रबी क्रॉप है उनको सर्दियों में बोया जाता है, उनकी जो सोविंग है ना वो विंटर में होती है, और हार्वेस्टिंग उनकी हार्वेस्टिंग होगी समर के अंदर। जैसे गेहूं है, गेहूं को सर्दियों में बोया जाता है, गर्मियों में काटा जाता है, तो रबी क्रॉप है वो। ऐसे ही खरीफ क्रॉप, जिन इसका अपोजिट बिल्कुल, जिनको समर में बोया जाएगा और विंटर्स में काटा जाएगा, हार्वेस्टिंग होगी उनकी विंटर में, अक्टूबर नवंबर के करीबन होगी। जैसे कपास है, खरीफ क्रॉप है, इन दोनों के बीच में कहीं आने वाली वो क्या है, जायद क्रॉप्स है। तो हमने इनमें से पूछा है कि कौन सी रबी क्रॉप नहीं है। नहीं है में जैसे ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट को गर्मियों में बोया जाता है और सर्दियों में काटा जाता है। ऐसे ही ग्राम, पी और मस्टर्ड, ये तीनों को सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। ये रबी क्रॉप्स हैं। हमें पूछा है नोट अ रबी क्रॉप, तो ग्राउंड नट इसका एग्जांपल होगा, क्योंकि ग्राउंड नट क्या है, खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट, इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर से कुछ स्टेटमेंट दी गई है। अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक एंड फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए बाइलेयर दैट प्रोवाइड फ्लूइडिटी, एंड लास्ट इज प्रोटीन फॉर्म ए मिडल लेयर। अच्छा, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है क्या, इसके अंदर क्या बताया गया है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल मॉडल है। क्या है? स्ट्रक्चरल मॉडल है, जो उसकी स्ट्रक्चर को बताता है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है विद देयर फंक्शन। तो ये मॉडल दिया था दो साइंटिस्ट है, सिंगर एंड निकोलसन। कौन है? सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट ने। और इन्होंने बताया था कि कुछ लिपिड एक लेयर तैयार करते हैं ऐसे, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। जिन्होंने एक लेयर बना ली, ऐसे ही दूसरी लेयर बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, यूं। ये दो लेयर है, इन दोनों लेयर को मिला के बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या ये? लिपिड बाइलेयर है। दो लेयर है तो बाइलेयर। और ये जो लिपिड है वो कौन से लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। एक लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसे है, इसमें ये तो है हाइड्रोफिलिक हेड। क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड। और नीचे की ओर ये कार्बन टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक टेल।
ओके। बट ये है पोलर, ये वाला हिस्सा क्या है, पोलर है, क्योंकि ये वाटर के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, और ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर एंड है, कार्बन से बना हुआ है। और बीच बीच में कहीं पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे बीच बीच में कहीं। तो जैसे ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो इसमें दो टाइप के प्रोटीन है, एक ये वाले जो कंप्लीटली एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इंट्रिंसिक प्रोटीन, and other which is partially embedded are extrinsic protein. अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उन्हीं को बोला जाता है चैनल प्रोटीन। ये चैनल प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। तो जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वो इन्हीं प्रोटीन से होता है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन रिजिडिटी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हार्डनेस मिलेगी। ऐसे ही ये जो लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाएगी या फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाएगी, और लिक्विडिटी और रिजिडिटी मिलके हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है फ्लेक्सिबिलिटी का, वो भी ये मॉडल एक्सप्लेन करता है, साथ में इसका फंक्शन भी एक्सप्लेन करता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा सब्सटेंस का। तो ये मैंने पूरा मॉडल बता दिया कि इसमें क्या था। अभी इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। अपर लेयर इज नॉन पोलर, तो ये ऊपर वाली लेयर क्या नॉन पोलर है, मैंने अभी भी बताया है। ये वाला जो सिरा है वो क्या होता है, पोलर होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक। देखो ऊपर वाली लेयर ही तो पोलर लेयर है, और मैंने बताया पोलर लेयर क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, ना कि हाइड्रोफोबिक। ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है फोस्फोलिपिड फॉर्म ए बाइलेयर that provide fluidity. फोस्फोलिपिड क्या करता है, ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है, और ये क्या प्रोवाइड करती है, फ्लूइडिटी या लिक्विडिटी। ये सही है। नेक्स्ट है प्रोटीन फॉर्म है मिडल लेयर। क्या प्रोटीन मिडल में है कहीं, नहीं। प्रोटीन या तो पूरी तरह से एम्बेडेड है या बाहर की तरफ है, मिडल में कहीं भी नहीं है। ओके, तो हमें इसके लिए पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें फ्लूइडिटी वाला जो बाइलेयर का नेचर है वो सही है, जो फोस्फोलिपिड से बना हुआ है। तो आज के लिए सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।